गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ज्योग्राफी का सेट नंबर 19 है। ओके, और इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू बोलता रहता हूँ आपसे कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बीच में थोड़ा सा फेस्टिवल वाला टाइम भी है तो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस रहे, बट कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है ना, रिवीजन अपना करते रहिए और रिवीजन के बाद अपना टेस्ट जितना अधिक से अधिक हो लगाएं। ओके, चले तो भाई स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1 सीधे हो आपकी स्क्रीन पर। ये हाँ, नंबर 1, सामान्य पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, रिड्यूस होता है तापमान। ओके, क्योंकि तो सबसे पहले देखिए क्या है, आपको पता है कि जो हमारी वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, ओके, उसमें अगर हम सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग डेंसिटी, टेम्परेचर में चेंजेस जो होते हैं उसके बेसिस पे हमने क्या किया, अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया पूरे एटमॉस्फेयर को। तो मुख्यतः 5 लेयर में हमने इनको डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे ही महत्वपूर्ण लेयर जो है जहां पे सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल बनना, ठीक है ना, और साइक्लोन, और बाकी आपका प्रेसिपिटेशन, वर्षा होना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, थंडरस्टॉर्मिंग, ये सब आपका किस में होता है, सबसे निचली लेयर में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से या ट्रोपोस्फियर, जो कि सामान्यतः आपकी 0 से लेके 12 किलोमीटर की हाइट तक मिलता है। ये वेरी करता है। कल की टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन डाला था, विषुवत रेखा पर ये काफी ऊंचा, मतलब आपको इसकी हाइट मिलेगी 16 से 18 किलोमीटर, और आपको जो वहां पर ध्रुवों पर इसकी हाइट मिलेगी लगभग 6 से 8 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ऑन एन एवरेज हम लेते हैं 0 से 12 किलोमीटर जो है आपका, इसके बीच में जो है क्षोभ मंडल आपका ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। क्लियर है? तो सबसे महत्वपूर्ण लेयर यही है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी जो गैसें हैं, ठीक है ना, उसका लगभग यहाँ पे 90% गैस जो है कंसंट्रेशन इसी लेयर में है। ठीक है ना, ऊपर बढ़ते जाएंगे गैस की मात्रा कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। ओके, तो सारी गैसें मैक्सिमम आपकी इसी लेयर में देखने को मिलेंगी। ओके, चले, तो अब ये था। और इसमें हमको पता है एक चीज और, पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है, देखिए, सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में सतह से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तापमान क्या होता जाता है भाई, कम होता जाता है, और लगभग इस हाइट पर पहुंच के -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। 12 किलोमीटर की हाइट पे लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है आपका ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी जो है, ये बात ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल, ठीक है ना, एनवायरमेंटल भी कह सकते हैं इसको, MENTL, एनवायरमेंटल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट भी कह सकते हैं इसको। इसका रेट क्या होता है, तो भाई 1 किलोमीटर हाइट, एवरी 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है, कमी आती है। ओके, ये नॉर्मल लैप्स रेट है हमारा, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है ना, यानी अगर हम सतह से, जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद तापमान कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी को हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ओके, तो ये अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होता है क्योंकि नंबर फर्स्ट, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये कह रहा है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से, जो ये पृथ्वी की सतह है ना, धरातल की बात कर रहा है, धरातल के ऊपर जो है ना वायुमंडल आपका गर्म होता है। ये बात सही है। ओके, क्यों भाई, अगर हम इसकी सतह के ऊपर जाएंगे तो धरातल से ये जो वायुमंडल है वो इतना गर्म नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि धरातल के समीप जो होता है, आपको पता होगा कि जो गैसेस हैं, ओके, जब ये गर्म धरातल से टच होती हैं तो कंडक्शन और कन्वेक्शन
मेथड से कंडक्शन जो चालन है और संवहन है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां होती हैं, ठीक है ना, विकिरण, चालन, संवहन, अभिवहन। ओके, ये 4-5 विधियां हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए क्या होती हैं ये। तो इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है, चालन और संवहन, उनके माध्यम से क्या होता है, जो भी एयर सरफेस के कांटेक्ट में आती है ये गर्म होती है, और गर्म होने के बाद हल्की होगी, ऊपर वाली लेयर्स को ये एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। और जब ये टच होके गर्म होती है उनसे कांटेक्ट, बाई कांटेक्ट, तो उसको हम कहते हैं चालन या कंडक्शन। ओके, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से गर्म होती है। तो ये बात सही है कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपर है उसके कांटेक्ट में आके जो पार्थिव एनर्जी होती है ना, पार्थिव विकिरण, उसके माध्यम से ये गर्म होती है। तो ये पॉइंट सही। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ह्यूमिडिटी की बात करें, देखिए ह्यूमिडिटी में बेसिकली हम वाटर वेपर को ले रहे हैं हम। ओके, तो ऊपरी वायुमंडल में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वाटर वेपर की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हैवी जो गैसेस हैं वो आपकी नीचे ही रहेंगी। ओके, ज्यादा ऊंचाई तक उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो वाटर वेपर भी हम इसका कंसंट्रेशन देखें तो ये निचले वायुमंडल में है, ऊपरी में नहीं। तो ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके, एंड थर्ड है आपका, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यानी जो गैस की डेंसिटी है ना, एयर डेंसिटी है आपकी, वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो एयर जो होती है, हवा होती है, वो रेयर होती जाती है, विरल होती जाती है, फैलती जाएगी। ओके ना, तो ये पॉइंट जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दैट इज 1 and 3, दूसरा आपका गलत। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पर। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण, डिफ्लेक्शन जो होता है, के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? देखिए, जब पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी जो है अपनी क्या होता है, अक्ष के परितः ऐसे रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। क्लियर है? और इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, इसमें जो भी हवाएं हैं, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, उस पर क्या लगता है, एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। वो डिफ्लेक्शन फोर्स जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उसके बाईं ओर लगता है, डायरेक्शन के, मूविंग डायरेक्शन के। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं, कोरियोलिस बल। और ये फेरल के नियम के अकॉर्डिंग जस्टिफाई होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल, तो ये परिक्रमण, अपने अक्ष के परितः जब वो रोटेट कर रही है, इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है ना, ओके, और सॉरी, इसको परिभ्रमण कहेंगे। ओके, इन दोनों नामों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इनको ध्यान से देखिएगा, परिक्रमण, परिभ्रमण। सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, देखिए, दो मोशन हो गए इसके। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दैट इज ये परिक्रमा कर रही है ना इसकी, है ना, सूर्य की परिक्रमा कर रही है चारों, तो उसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण। क्लियर है? और ये अपने अक्ष के परितः घूम रही है, दैट इज परिभ्रमण। ओके, ये रेवोल्यूशन कहलाता है, रेवोल्यूशन, और ये रोटेशन कहलाता है, ROTAT, रोटेशन। ओके, इंग्लिश में। तो ये भाई क्या हो जाएगा, उत्तरदायी कौन होगा, परिभ्रमण। परिक्रमण जो होता है वो सूरज के चारों ओर चक्कर को कहते हैं। ठीक है, अक्षीय झुकाव नहीं, सूर्य से दूरी नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, परिभ्रमण, या उसको हम कह सकते हैं रोटेशन। इसी रोटेशन की वजह से तो ये डिफ्लेक्शन लगता है ना। ओके, जिसको हम लोग कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चले। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ओके, देखिए, जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसमें अगर हम बात करें, सबसे नीचे आपकी कौन सी है, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको हम कहते हैं। ओके, इसके ऊपर अगर हम देखें 12 से 50 किलोमीटर हाइट तक, 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इधर हाइट तक कौन है भाई, यहां हो गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको कहते हैं हम लोग। और इसकी जो निचली सीमा है ना, इसमें है आपका ओजोन गैस। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर भी कहते हैं, ओजोन लेयर। ओके भाई, ठीक। और ये ओजोन लेयर होती है ना, जो सूर्य से आने वाली हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उनको ये एब्जॉर्ब करती है। ओके, ये अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खतरनाक, हानिकारक होती हैं। ये जीन म्यूटेशन कर सकती हैं। ओके, स्किन कैंसर, ऐसी डिसीज जो होती हैं उनको बढ़ावा दे सकती हैं। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसी चीजों में अगर हम बात करें, ये जो
ओजोन लेयर है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है हमारे अर्थ और बायोम के लिए, यहाँ पे हमारे धरातल पे जो भी हमारा बायोस्फीयर है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो है एक सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करता है। कौन भाई? ओजोन गैस, ठीक है। और वो कौन सी ओजोन गैस? जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, इसको हम लोग गुड ओजोन कह सकते हैं, गुड ओजोन। ओके, ठीक है। और अगर यही ओजोन गैस की कंसंट्रेशन जो आर्टिफिशियली हमारे ट्रोपोस्फियर में पाई जाए, जैसे हम कंपनी फैक्ट्रीज के माध्यम से जो कंपनियों में प्रोडक्शन वगैरह होता है तो इनमें इन गैसों का प्रोडक्शन हो जाता है, ओजोन गैसों का, ठीक है ना। और ऐसे गैसें जो होती हैं जब इन ह्यूमन बॉडी में इनहेल के माध्यम से हम इनहेल कर लेते हैं उनको, तो ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है ना। ओके, वेरियस लंग्स इन जो डिसीज जो हो सकते हैं, ठीक है ना, और सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो उसको हम लोग, अगर ये ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है तो बैड ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन जो है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, ये हमारे लिए सुरक्षा वाल्व का काम करता है और इट इज अ गुड ओजोन। ओके भाई, चलें आगे, चलें। ओके, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? जल संधि, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट। स्ट्रेट जल संधि क्या होती है भाई? जल संधि एक ऐसी जल राशि होती है जो दो बड़े सागरों को या जल राशियों को जोड़ने का काम करती है। ओके, दो बड़े सागरों या जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, इसको कहते हैं हम लोग जल संधि। और साथ ही साथ ये जल संधियां दो स्थल खंडों को अलग भी करती हैं। ओके ना, इधर एक स्थल खंड हो गया, एक इधर स्थल खंड हो गया, तो इनको अलग भी करती है और इन सागरों को क्या करती है? जोड़ने का भी काम करती है। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको जल संधि कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर मान लो दो स्थल हैं, उनको कोई स्थल मार्ग स्थल खंड जोड़ रहा है पतला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थमस कहते हैं, स्थमस। ओके, तो ये शब्द याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेट एंड स्थमस ये सब। तो यहाँ पे सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? जो नीचे दिए गए हैं इसमें अगर हम बात करें, देखिए ये बास्पोरस स्ट्रेट किधर मिलेगा? देखिए आपका जो मरमरा सी है ना, मरमरा, ओके, मरमरा सी, और इधर है आपका ब्लैक सी, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी दे रहा है वो कौन देता है? बास्पोरस स्ट्रेट देता है। रुको मैं आपको दिखाता हूं इमेज। ओके, ये देखिए यहां पे एजियन सी दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर के इधर है आयोनियन सी, इधर ग्रीस हो गया आपका, ठीक है ना। और इसके इधर आते हैं हम लोग एजियन सी। ओके, एजियन सी से अंदर की तरफ चले टर्की, और टर्की में इधर हम देखें यहां पे मिलेगा सी ऑफ मरमरा, यहीं पे इस्तांबुल वगैरह भी है आपका, इस्तांबुल जो है टर्की की शहर। और इसके ये पतला सा ये जो लाइन दिख रही है ना, जो ये कनेक्टिविटी दे रहा है सी ऑफ मरमरा से, यहां पे इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? सॉरी, ये तो सी ऑफ मरमरा हो गया, ये ऊपर हो गया आपका पूरा इतना बड़ा हिस्सा ब्लैक सी, यहीं पे है आपका क्या है भाई? यहाँ पे बॉस्पोरस स्टेट, अभी जो हमने नाम बताया बॉस्पोरस स्टेट, यहीं पे ये डार्डेनल स्टेट है जो एजियन को ब्लैक से जोड़ रहा है, और इसको एजियन को मरमरा से जोड़ रहा है, और मरमरा सी को ये वाला हिस्सा है, इसको ब्लैक सागर से जोड़ने का काम करता है बॉस्पोरस स्टेट। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कहां गया हमारा क्वेश्चन? हाँ, तो बास्पोरस स्टेट ये इतना पतला नैरो सा था, अभी हमने देखा ये नहीं होगा। बेरिंग स्टेट की बात करें, बेरिंग स्टेट हमने कल के क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। ये जो है हमारा रसिया वाला पोर्शन, और इधर है अलास्का यूएसए का, इधर रसिया हो गया, ठीक है। इनके बीच में से इधर ऊपर है CHUCKCHI, चुकची सी, ओके, और नीचे हो गया आपका बेरिंग सी। इन दोनों को कनेक्टिविटी दे रहा है कौन भाई? बेरिंग स्ट्रेट। ओके, इसी से अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो गुजरती है, ठीक है ना, यहीं से होकर गुजरती है 180 डिग्री जो लाइन है आपकी। ओके, देशांतर रेखा। तो ये हो गया बेरिंग, ये भी काफी नैरो वाटर बॉडी है। जिब्राल्टर की बात करें, जिब्राल्टर जो है आपका यहां पे देखें, स्पेन हो गया यूरोप वाला हिस्सा, और इधर हो गया आपका कौन? अफ्रीका का, अफ्रीका का मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ऐसे। तो मोरक्को जो है यहां ऊपर स्पेन हो गया, और इनके बीच में इधर अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, और इधर भूमध्य सागर, और इनको कनेक्टिविटी दे रहा है पतला सा वाटर बॉडी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। तो इसका भी जो चौड़ाई है वो कम है। डेविस स्ट्रेट की बात करें तो डेविस स्ट्रेट देखिए, यहां पे कनाडा है, कनाडा,
और इधर हो गया आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है। यहां पे आपका बैफिन बे, बे ऑफ बैफिन, BAFFIN, बैफिन बे, बफिन की खाड़ी, इधर हो गया लेब्राडोर सी। इसको कनेक्टिविटी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? डेविस। इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, यहाँ कनाडा के बाद इधर देखिए ग्रीनलैंड, और इनके बीच में काफी स्पेस है जो कि ये कनेक्ट कर रहा है इसको। तो डेविस स्टेट इन सभी में सबसे चौड़ा देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, मरमरा सागर जोड़ता है, अभी हमने देखा था मरमरा सागर। ओके, मैप पे एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको ये मैप। ये देखिए सी ऑफ मरमरा है, इतना वाला हिस्सा, ये किसको किससे जोड़ रहा है? अगर हम देखें इधर ब्लैक सी है, काला सागर, और इधर कौन सा सी है? एजियन सी। ओके, तो एजियन सी को ब्लैक सी से कनेक्टिविटी देने का काम कर रहा है कौन भाई? मरमरा सागर। तो एजियन सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करता है ये, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रहा है, तो इसको कौन जोड़ता है भाई? स्वेज कनाल है, स्वेज कैनाल इसको जोड़ता है। भूमध्य सागर को एजियन सागर से जोड़ रहा है, तो भूमध्य सागर के ऊपर एजियन सागर है ही है आपका। काला सागर, कैस्पियन सागर इधर, तो इन दोनों को तो काफी गैप आ जाता है, मतलब लैंड सरफेस कवर हो जाती है बीच में। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मरमरा सागर किसको कनेक्टिविटी दे रहा है? एजियन सागर को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, कहां आ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ हमने मैप पे तो देख ही लिया इसको, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ओके, शीतोष्ण, आपको पता है ग्रासलैंड की बात करें अगर हम लोग, घास भूमियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, ओके, और एक हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, टेम्परेट, इनको कहते हैं हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ओके, और ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, ठीक है भाई। ओके, तो अब इनकी बात करें, यहां पे शीतोष्ण पूछा है, तो पंपास, पंपास आपका है लानोस कंपोज पंपास। पंपास कहां पाया जाता है आपका? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है ये। ओके, अर्जेंटीना, ये भी आपका, ये शीतोष्ण घास भूमि है, ठीक है। ओके, वेल्ड की बात करें, वेल्ड कहां पे पाया जाता है आपका? वेल्ड हो गया आपका साउथ अफ्रीका, देखें साउथ अफ्रीका, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आ रहा है, ये भी आपका टेम्परेट हो गया। ओके, डाउन्स की बात करें, डाउन्स कहां पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपका टेम्परेट रीजन में है, कैप्रिकॉर्न के नीचे है ये आपका। और जो सवाना है, सवाना की बात करें तो सवाना जो ग्रासलैंड है ये आपका उष्ण कटिबंधीय है, ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है, ना कि टेम्परेट का। क्लियर है? ओके भाई, तो इसको सूडान वगैरह जो है, ये अगर विषुवत रेखा के इधर देखें 10 से आपका लगभग हाँ 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो ये महाद्वीपों के मध्य भाग में, ठीक है ना, यानी इन क्षेत्रों में जो आपकी हवाएं होती हैं पहुंचते पहुंचते मध्यम लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर ही वर्षा या उससे कम कर पाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आपके ज्यादा वनस्पतियां ग्रो नहीं कर पाती है और ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सवाना ग्रासलैंड जो है वो प्रमुख है, ठीक है। ये घास जो होती है, घास भूमियां, ये आपको काफी बड़ी घास इसमें मिलती है आपकी, ओके, और काफी थिक होती है, ठीक है, खाने योग्य नहीं होती, न्यूट्रिशन लेवल उनका काफी डाउन होता है। एलिफेंट ग्रास के नाम से ये भूमियां जानी भी जाती हैं। क्लियर है? तो आपका इनका मुख्यतः विस्तार अफ्रीका के रीजन में देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बढ़े भाई, तो आंसर हमारा हो गया डी, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा बनाता है? मतलब भूमध्य सागर पर कौन कौन से देश हैं, क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, बहुत ही हॉट एरिया है, ओके। इजराइल और ये पैलेस्टीन वाला जो विवाद चल रहा है इसकी वजह से भी, ओके। और ये जो मिडिल ईस्ट है ना, ये हमेशा से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो हर साल इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैपिंग यहाँ से स्ट्रॉन्ग रखिएगा, कोई भी कंट्री, कोई भी वाटर बॉडी, कोई भी उसका बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा पर है। ओके, तो ये देखिए मैंने मैप इसमें ऐड किया है, आप उसमें सीधे सीधे देख पाएंगे कहां गया।
ये भूमध्य सागर दिख रहा है, ये पूरा इधर यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, ठीक है। यहां से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसका एंट्रेंस हो गया, और आगे चले ये इटली हो गया, इधर ग्रीस हो गया, और यहाँ पे टर्की, ठीक है ना, एशिया वाला रीजन आ गया यहाँ पे, ये सीरिया, और ये हो गया अफ्रीका का। तो यहाँ पे देखें भूमध्य सागर पे कौन कौन से देश हैं, हमको इस वाले हिस्से पे फोकस करना है। देखिए इजराइल यहाँ पे कर रहा है। इजराइल का ये वाला हिस्सा जो है जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, यानी पश्चिमी हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं गाजा स्ट्रिप, कौन सा, गाजा, तो ये भी इस पे टच है। और इजराइल का ये बाकी पोर्शन तो है ही है, ओके। वेस्ट बैंक इसको टच नहीं करता, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बैंक जो है वो मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता है, ओके। जॉर्डन, यहाँ पे जॉर्डन नहीं कर रहा है, जॉर्डन इधर पड़ जा रहा है। लेबनान टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा है, ठीक है, और इधर आपका जॉर्डन आ गया, फिर पीछे सऊदी अरब हो गया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है आप देख रहा होगा कि यहां से लेके यहां तक इजराइल, और बीच में आपका वेस्ट बैंक नहीं सॉरी, गाजा स्ट्रिप, और फिर इसके ऊपर लेबनान हो गया, और उसके ऊपर सीरिया हो गया, क्लियर है, फिर ऊपर टर्की हो जाता है आपका। तो ये सारी लोकेशंस आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ओके। चलें तो क्वेश्चन हमारे सीधे आते हैं आंसर पे। यहाँ पे जॉर्डन बैक साइड में है, ये टच नहीं कर रहा है। लेबनान ऊपर है, कर रहा है। सीरिया कर रहा है। इराक ये नहीं कर रहा है, ये ऊपर है आपका, ये इसकी बाउंड्री से टच नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 और 4, दैट इज सी, क्लियर है। आगे बढ़े तो मैप थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए साथ साथ, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ओके। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार जो है आपका द्वीप समूह, उसमें अगर हम लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, इधर, तो इसकी जो क्लोजनेस है वो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया, और इधर है आपका मलय पेनिनसुला, ओके, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे बात करें, एक यहां से जल संधि गई है, कौन सी जल संधि है उसका नाम बताएं जल्दी, दैट इज मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर को, इधर अंडमान सागर हो गया, और इधर हो गया साउथ चाइना सी, इस तरफ हो गया आपका जावा सी, और इधर इंडियन ओशियन को इधर कनेक्टिविटी दे रहा है कौन भाई, ये सुंडा स्ट्रेट, और यहाँ पे हो गया आपका मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखें जो आपका ग्रेट निकोबार है, ये वाला हिस्सा, ये किसके क्लोज है भाई, तो ये यहाँ पे सुमात्रा, ये है इंडोनेशिया का आइलैंड सुमात्रा, ये है जावा, ठीक है ना, ऊपर है यहाँ पे बोर्नियो, ठीक। तो ये लोकेशन याद रखें, सुमात्रा के ये क्लोज है, किसके, कहां के, सुमात्रा, दैट इज बोर्नियो के नहीं होगा, जावा के नहीं होगा, जावा आगे है, श्रीलंका यहां पर है, श्रीलंका से काफी डिस्टेंस है, उससे ज्यादा क्लोज है सुमात्रा, तो आंसर इज सुमात्रा, क्लियर। आगे बढ़े, चले। मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट, ओके। मोनोजाइट बेसिकली जो मोनोजाइट सैंड होते हैं ना, ओके, उनसे जो निकाला जाता है प्रोडक्ट, एक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट इज थोरियम, ओके भाई, ओके। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व रखता है थोरियम का, ठीक है, ओके। तो इसकी कैपेबिलिटी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें हालांकि अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं किया है ताकि हम इसको यूटिलाइज कर पाए। अगर फ्यूचर में हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं तो हमारा जो डिपेंडेंसी होगी फॉसिल्स फ्यूल पे, साथ ही साथ यूरेनियम के आयात पर, वो कम हो सकती है, बिकॉज हमारे पास इसके लार्जेस्ट रिजर्व है। और इन रिजर्व की बात करें तो मुख्य रूप से आपके जो भारत के तटीय क्षेत्रों में केरला देखें, ओके, तमिलनाडु वाला एरिया देखें, आंध्र प्रदेश देखें, ओके, और यहां पे कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है आपका, ओके। तो इन सब क्षेत्रों में आपका जो इनके जो तटीय क्षेत्रों में सैंड है ना, ओके, इन सैंड में आपके मोनोजाइट पाया जाता है, और मोनोजाइट से ही थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो थोरियम है इसके बहुत ही बड़े भंडार हमारे पास अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका थोरियम का अयस्क। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है। तो ध्यान रखिएगा जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ओके, जिसका नाम क्या है भाई, आपका नाम क्या है इसका, इस तरीके से कुछ मैप बना दो, यहां पर सिचुएटेड है, दैट इज वेनेजुएला, ओके। तो वेनेजुएला जो है उसके पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ना ईरान, ना इराक, ना सऊदी अरब, ना यूएई, ठीक है, बल्कि किसके पास भाई, वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व है, वो है, क्लियर है, ओके। हालांकि ये इसको यूटिलाइज अभी
उस तरीके से नहीं कर पाए जैसे अरेबियन कंट्री करी है, ठीक है। इसी वजह से अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, वो भी मेन रीजन रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गरीबी आप देखेंगे और जो मुद्रास्फीति है, ऐसी समस्याएं नॉर्मली यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला एक कंट्री है के साउथ अमेरिका, ठीक है। इसी कंट्री में अगर हम बात करें कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉइंट, तो यहीं पे जो ओरोनिको रिवर है ना, ओरोनिको रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, ओके। और इन्हीं पर ही आपका वर्ल्ड का सबसे लार्ज, सबसे हाईएस्ट, टॉलेस्ट जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, एंजल वाटरफॉल, ओके। लगभग इसकी हाइट 955 मीटर के अप्रोक्स है, ओके। ये सिचुएटेड है, तो वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए? तो चाय जो होती है ना, देखिए इसकी चाय मुख्यतः ये ऐसी भूमि पे उगाई जाती है ना जो जहां पे पानी जो होता है वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती, पानी रुकता नहीं है, ओके। और नमी भी उसमें मिट्टी में बनी रहती है। तो ऐसी जगह जो सुटेबल होती हैं वो बेस्ट होती हैं जो पर्वतीय ढाल होते हैं। यहाँ पे वर्षा का जल जो होता है, ठीक है, वो आता है और इन ढालों के सहारे नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से इस मृदा में नमी बनी रहती है, वाटर इकट्ठा नहीं होता है, और एक टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वो एक सुटेबल होनी चाहिए, ज्यादा आर्द्र भी नहीं होनी चाहिए, ड्राई भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो टी बागान होते हैं, इनके जो हॉर्टिकल्चर होता है चाय का, ओके, ये किया जाता है। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो होती है अम्लीय प्रकार की मृदा, एसिडिक होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो इसमें जैसे हम बात करें भाई, यहाँ पे केरला हो गया, जो आपका साउथ तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, और हम बात करें वहां पे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इनके पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखेंगे इस तरीके के चाय बागान आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उसमें एक ही देश जो लीड करता है वो कौन है भाई? थाईलैंड, ओके। तो ध्यान रखिएगा, थाईलैंड जो है नेचुरल रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया में अगर हम बात करें नेचुरल रबर के मामले में, तो केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग गॉसमर, GOSSMR, गॉसमर या गॉसमीर कहते हैं, ओके। रेशम जो होता है वो इन्हीं मकड़ियों के द्वारा, जो इनके प्रोटीन फाइबर होते हैं ना, बेसिकली ये क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर होते हैं, ओके। और इन्हीं से ही ये क्या होते हैं? ये रेशे जो होते हैं रेशम के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मकड़ियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर हम टोटल, मैं सिल्क की बात कर लेता हूं, रेशम की, ये जो सिल्क है, इसमें अगर हम देखें, अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है भाई? CULTUR, कल्चर, ओके। और रेशम के उत्पादन में नंबर 1 स्टेट जो है इंडिया में कौन है? कर्नाटक है, ओके भाई, ये। और वर्ल्ड में रेशम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है चाइना। उसके बाद सेकंड, वर्ल्ड में फर्स्ट पर है कौन? चाइना, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेशम का, और सेकंड जो है वो हो जाएगा आपका इंडिया, ओके। तो ये पॉइंट कुछ आप ध्यान रखिएगा। और राज्यों में कर्नाटक टॉप पर है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है रेशम की जो प्रमुख टाइप्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक तो गॉसमीर हो गया, इसके अलावा मूंगा रेशम, टसर रेशम, ठीक है ना, ओके। तो ये जो ईरी रेशम, ईरी, ओके, ये रेशम जो है इनकी टाइप्स हैं, क्वालिटी है अलग अलग सबकी, तो इससे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे स्ट्रांग है जो ये गॉसमीर रेशम जो होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, ओके। तो इनका यूज जो होता है, हम आपको पता होगा, कपड़े वगैरह के साथ साथ जो स्ट्रांग होते हैं उनका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ, जैसे जो कांच वगैरह या जैकेट बनाने में, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसको ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मकड़ियों से किसका उत्पादन किया जाता है? ये गॉसमीर रेशम का, ओके। आगे बढ़े। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील जो है का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सुपीरियर जो लेक है वो लो आयस के भंडार के लिए नॉर्थ अमेरिका में जाना जाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। सुपीरियर, आपको पता होगा जो ग्रेट 5 लेक्स हैं,
अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। इसमें सुपीरियर जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील जो है फ्रेश वाटर, ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर ही है, ठीक है ना। और इसकी जो वैली एरिया है उसमें किसके रिजर्व मिलते हैं भाई? आयरन ओर के, लॉ एस के रिजर्व बड़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ कोयला भंडार भी मिलता है, लेकिन उसमें हम बात करें तो सबसे बड़ा भंडार जो है वो आयरन ओर के ही पाए जाते हैं, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, किस कटिबंध, और ये भी ध्यान रखिएगा जो ये ग्रेड 5 लेक्स हैं इसमें सुपीरियर, ये पांचों लेक में एक लेक जो है सुपीरियर के बाद जो मिशिगन आती है, मिशिगन जो है वो कनाडा से टच नहीं करते उसका बॉर्डर, मिशिगन कंप्लीटली यूएसए का पार्ट है। बाकी जो चारों है लेक्स आपकी वो कनाडा एंड यूएसए दोनों में ही पार्ट है। ओके, किस कटिबंध क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक आबादी निवास करता है? ओके, तो देखिए सर्वाधिक आबादी एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। आबादी सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां पे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एक फेवरेबल कंडीशन में हो, जहां ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्मी हो। ओके, ऐसे पोजीशन पर सबसे ज्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्षेत्र क्या होगा? भूमध्य रेखा नहीं, ध्रुव नहीं, तो ये दो क्षेत्र तो हम पहले ही काट दें, तो शीत कटिबंध वाले क्षेत्र काट दो, ठीक है। ओके, उपयुक्त में सभी क्षेत्रों में समान, ये भी गलत हो गया। अब हम बात करें, इसमें दो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर इसमें हम देखें तो आपका जो टेम्परेट रीजन है ना, टेम्परेट, ओके, सबसे सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया। ओके, यहां पे अगर हम देखें जैसे जो टेम्परेट एरिया है, ठीक है, लगभग यानी कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा, ओके, तो यहां पे मैक्सिमम आबादी चाइना तो है ही है, इंडिया का भी मैक्सिमम आबादी हम लोग देख रहे हैं, यूपी जो कि यहां पे सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है। ओके, तो ये सब किस में पढ़ते हैं भाई? इसी कटिबंध में पढ़ते हैं आपका, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर है सभी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं ना, यहां पे ना तो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, ओके, वर्षा भी एक उचित मात्रा में, ठीक है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो एक फेवरेबल कंडीशन है एग्रीकल्चर के हिसाब से भी, इंडस्ट्री के हिसाब से भी, नेचुरल रिसोर्सेज के भी हिसाब से भी। तो ये सभी चीजें जब यहाँ पे पोषण पूरा हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन होती है सर्वाधिक होती है, तो ये नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़े भाई हम लोग, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? ओके, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय अगर हम देखें तो विभिन्न देशों की प्रमुख जनजातियां हैं और वहां से संबंधित देश है। एनु जापान, जापान में ये एनु जो ट्राइब्स है वो पाई जाते हैं, ठीक है। मसाई, मसाई जो है अफ्रीका में देखें हम लोग, पूर्वी अफ्रीका में, केन्या जो है वहां पे पाया जाता है। पापुआंस ये न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी आपने नाम सुना होगा ना, तो पापुआंस वहां पे ट्राइब्स पाई जाती हैं। बुशमैन, बुशमैन जो है ना, ये आपका जो अफ्रीका रीजन है ना, ये वाला इधर, यहां पे आपका बोत्सवाना एक देश है, उसका नाम क्या है? बोत्सवाना। और यहां पे एक मरुस्थल है जो सबसे बड़ा एरिया में यहीं पे फैला हुआ है, इसका नाम है कालाहारी। ओके, और इसी कालाहारी मरुस्थल में आपकी ये बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। क्लियर है? तो दक्षिण अफ्रीका संघ नहीं होगा, बल्कि ये बोत्सवाना, या फिर यहां पे लिखा होता आंसर में आपका कालाहारी, तब ये करेक्ट होता। तो बुशमैन ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी सुमेलित है। क्लियर? आगे, तो ये कुछ जो भारत की जनजातियां और ये अंतरराष्ट्रीय जो जनजातियां हैं, ठीक है ना, इनको आप देख लीजिएगा कौन कौन से देश में कौन कौन सी हैं। ओके, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये जनजाति है, देखिए अगर हम अफ्रीका की बात करें, यहां पे विषुवत रेखा, यहां पे आपकी एक नदी जिसका नाम क्या है? कॉन्गो, ओके, या जायरे। तो कॉन्गो नदी जो है ये विषुवत रेखा से होकर गुजर रही है, ठीक है। और इसी की नदी घाटी में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, वर्षावन भी पाए जाते हैं, इसकी नदी घाटी में वर्षावन पाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और इन्हीं फॉरेस्ट में आपकी ये जनजाति पिग्मी निवास करती है, जो कि सामान्यतः ये पेड़ों के ऊपर घर बनाकर रहती है, पेड़ों पर घर बनाकर रहती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका किसमें? कॉन्गो रिवर बेसिन में, कांगो जो है आपका गणराज्य, वहां पे देखने को मिलेगी कौन सी जनजाति? पिग्मी, ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़े हम लोग, ठीक। सेमांग लोग, सेमांग बेसिकली मलेशिया से रिलेटेड है। ये कहां से? घने उष्णकटिबंधीय वनों में। तो जो मलेशिया है ना, वहां के जो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ओके, उन सब एरिया में आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे सेमांग जनजाति, ठीक है। ओके,
तो सीधे सीधे पॉइंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे भी अगेन किर्गिस्तान वगैरह, सेंट्रल अमेरिका, मध्य एशिया, सेंट्रल अमेरिका कह रहा हूं, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का नाम सुना है ना, तो वहां पे किर्गिज था। किर्गिज मध्य एशिया से रिलेटेड है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही इनके नाम याद रखिएगा कि जनरली उन देशों के नाम और यहां पे जनजातियों के नाम मैच करता है ये। मसाई अभी हमने देखा था, मसाई केन्या में है, और केन्या किधर पड़ रहा है भाई आपका? केन्या आपका पड़ेगा यहां पे, ओके। युगांडा, तंजानिया, केन्या यहीं पर है ना, और तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका होगा, ना कि पश्चिमी अफ्रीका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है। एस्किमो, ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सब एरिया में आपका पाया जाएगा, तो ये आपका ये भी सही है। तो मसाई वहां पे आप करेंगे क्या? केन्या, तब सही होगा ये, ओके। निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, यहां पे अगेन जनजाति है माओरी, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। यहां पे जनजाति, एक प्रमुख जनजाति जो न्यूजीलैंड में निवास करती है, माओरी। मसाई, एक बार फिर से मसाई आ गया, ओके। जाम्बिया नहीं, अभी हमने बताया किसमें? केन्या में, ओके। तो महत्वपूर्ण है जनजाति, इसका नाम ध्यान रखिएगा, मसाई, केन्या। मायाज जो है ये ग्वाटेमाला, ओके। ग्वाटेमाला जो है आपको वहां के जंगलों में बेसिकली जो है ये आपको मायाज, एक सभ्यता है माया के नाम, जैसे हमारे यहाँ है ना हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, वैसे ही मायन सभ्यता थी, माया सभ्यता, ओके। और उससे उसी के जंगलों में, वहां के ग्वाटेमाला के जंगलों में आज भी इस ट्राइब्स के, ये हमारी पृथ्वी पे सबसे पुरानी जो ट्राइब्स हैं उनमें शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो ये जनजातियां ग्वाटेमाला से रिलेटेड है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े हम लोग। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बिल्कुल सही है। बोत्सवाना वगैरह जो रीजन है वहां से है ये आपके, ठीक। तो भाई ये थे कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां और उनसे संबंधित देश, क्लियर है। आगे आपका ये आंसर की है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैच के लिए, क्लियर, ओके। तो चलें फिर आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप मैसेज में हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और कुछ जो फर्दर इसके अलावा सब्जेक्ट हैं उनको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर बेसिकली हमने इसमें लिया है, फिर भी अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसमें बची हैं उसको हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ हिंदी की प्लेलिस्ट भी आपकी स्टार्ट की जा रही है जल्दी, ओके, ताकि आपके एग्जाम से पहले तक कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो पाए, आपका रिवीजन हो पाए, ठीक है। जो भी छोटे मोटे डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो ठीक है भाई, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।